इमेजिन करो एक 22 साल का नौजवान जिसके पास ना तो बहुत बड़ी आर्मी थी ना ही अनलिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन क्या वाकई उसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को, जो सदियों से चली आ रही थी, सिर्फ 3 साल के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था? हाँ, मैं बात कर रहा हूं पर्शियन एम्पायर की, और उस लड़के की जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। आज की वीडियो में हम टाइमलाइन फॉलो करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई 334 बीसी से लेकर 331 बीसी तक सिर्फ 3 सालों में अलेक्जेंडर ने पर्शिया पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं ये हिस्टोरिकल जर्नी। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। उस वक्त पर्शियन एम्पायर, जो अकीमेनिड एम्पायर के नाम से जाना जाता था, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। ग्रीस से लेकर इंडिया की बॉर्डर तक ये फैला हुआ था। इसके बादशाह थे डेरियस द थर्ड। डेरियस के पास 1 लाख से भी ज्यादा की विशाल सेना थी, वॉर एलिफेंट्स थे और दौलत की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर था। उसके पिता किंग फिलिप II की हत्या हो चुकी थी और 336 बीसी में अलेक्जेंडर को राजगद्दी संभालनी पड़ी। ग्रीस को यूनाइट करने के बाद उसकी नजर ईस्ट पर थी। उसका मानना था कि अगर उसे दुनिया पर राज करना है तो पर्शिया को हराना होगा। अब आते हैं हमारे मेन टाइमलाइन पर। साल था 334 बीसी। अलेक्जेंडर ने हेलेस्पोंट यानी आज का डार्डेनेल स्ट्रीट क्रॉस किया। ये वो पल था जब उसने फॉर्मली एशियन जमीन पर कदम रखा। लेजेंड कहते हैं कि उसने एक भाला जमीन में गाड़ दिया था, ये दिखाने के लिए कि अब ये जमीन उसकी है। पर्शिया ने इसे हल्का नहीं लिया। उन्होंने अपने सैट्रैप्स यानी गवर्नर्स को भेजा अलेक्जेंडर को रोकने के लिए। पहली बड़ी टक्कर हुई ग्रानिकस रिवर पर। यह बैटल हुई मई 334 बीसी में। पर्शियन आर्मी ने नदी के उस पार पोजीशन ले रखी थी। उन्हें लगा अलेक्जेंडर अटैक नहीं करेगा क्योंकि पानी तेज था और स्लोप मुश्किल था। लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी कंपेनियन कैवलरी के साथ सीधा चार्ज कर दिया। यह युद्ध बहुत खूनी थी। एरियन की किताब एनालिसिस ऑफ अलेक्जेंडर के अकॉर्डिंग इस बैटल में अलेक्जेंडर खुद खतरे में पड़ गया था। तब एक पर्शियन कमांडर ने उस पर वार किया, लेकिन उसके दोस्त क्लीटस ने उसे बचा लिया। ग्रानिकस की जीत ने यह साबित कर दिया था कि अलेक्जेंडर युद्ध के लिए तैयार है। इसके बाद उसने एशिया माइनर के ग्रीक शहरों को आजाद करना शुरू किया। लोग उसे लिबरेटर के रूप में देखने लगे, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। अब हम आगे बढ़ते हैं साल 333 बीसी की तरफ। डेरियस द थर्ड को अब एहसास हो चुका था कि ये लड़का इतना आसान नहीं है। उसने खुद आर्मी की कमान संभाली और सिलिसिया में अलेक्जेंडर का इंतजार करने लगा। दोनों फौजें मिली इस्सुस के मैदान में। बैटल ऑफ इस्सुस नवंबर 333 बीसी में हुई। यहां पर नंबर्स का खेल था। पर्शियन आर्मी की तादाद अलेक्जेंडर से कहीं ज्यादा थी। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि डेरियस के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे, जबकि अलेक्जेंडर के पास मुश्किल से 40,000 थे। लेकिन टेरेन यानी जमीन की बनावट अलेक्जेंडर के फेवर में थी। वहां जगह तंग थी जहां पर्शियन नंबर्स का फायदा नहीं उठा पाए। अलेक्जेंडर सीधा डेरियस की तरफ बढ़ा। डेरियस घबरा गया। उसने अपनी फैमिली, उसकी मां, पत्नी और बच्चों को वहां छोड़कर भागने का फैसला किया। यह पर्शियन मोराल के लिए बहुत बड़ा झटका था। अलेक्जेंडर ने डेरियस की फैमिली के साथ इज्जत से पेश आया, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज साफ था कि पर्शिया का बादशाह अब भाग चुका है। इस्सुस के बाद अलेक्जेंडर ने सीधा पर्शिया पर हमला नहीं किया। उसने पहले इजिप्ट की तरफ कदम बढ़ाए, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे पर्शिया पर पक्का कब्जा करना है तो उसे मेडिटेरेनियन कोस्ट को सिक्योर करना होगा, ताकि पर्शियन नेवी उसे पीछे से अटैक न करे। इजिप्ट में उसका स्वागत हुआ क्योंकि इजिप्शियंस पर्शियन से नफरत करते थे। वहां उसने अलेक्जेंड्रिया सिटी की नींव रखी, जो आज भी मशहूर है। लेकिन अब अंतिम मुकाबले का समय आ गया था। साल था 331 बीसी। अलेक्जेंडर वापस मेसोपोटामिया की तरफ मुड़ा। डेरियस ने अपनी सबसे बड़ी आर्मी इकट्ठी की थी। दोनों फौजें मिली गौगामेला के मैदान में। यह बैटल हुई 1 अक्टूबर 331 बीसी को। गौगामेला एक विशाल खुला मैदान था, जहां डेरियस को पूरा भरोसा था कि उसके वॉर एलिफेंट्स और चैरियट्स बिना किसी रुकावट के दौड़ेंगे। डेरियस ने जमीन को भी लेवल करवा दिया था ताकि उसके रथ फंसे नहीं। लेकिन अलेक्जेंडर की स्ट्रैटेजी अलग थी। उसने अपनी फैलिंग्स यानी पैदल सेना को बीच में रखा और कैवलरी को साइड्स पर। जैसे ही पर्शियन चैरियट्स आए, अलेक्जेंडर ने अपनी लाइंस को खोला और उन्हें बीच से निकलने दिया, जहां उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उसने सीधा डेरियस की पोजीशन पर फोकस किया। जब अलेक्जेंडर की कैवलरी डेरियस के करीब पहुंची तो इतिहास फिर से दोहराया गया। डेरियस ने एक बार फिर भागने का फैसला किया। उसके भागते ही पर्शियन आर्मी बिखर गई। ये वो पल था जब पर्शियन एम्पायर इफेक्टिवली खत्म हो गया।
गौगामेला की जीत ने अलेक्जेंडर को एशिया का बादशाह बना दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने पर्शियन कैपिटल परसेपोलिस की तरफ मार्च किया। वो वहां 330 बीसी में पहुंचा। परसेपोलिस पर्शियंस के लिए सिर्फ कैपिटल नहीं बल्कि उनकी आइडेंटिटी थी। वहां के ट्रेजर्स को अलेक्जेंडर ने कब्जे में ले लिया। यहां पर एक कंट्रोवर्शियल इवेंट हुआ। परसेपोलिस के रॉयल पैलेस में आग लग गई। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि यह एक्सीडेंट था, लेकिन प्लूटार्क की लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर के अकॉर्डिंग ये आग एक पार्टी के दौरान लगाई गई थी, शायद नकल लेने के लिए कि पर्शियंस ने एथेंस को जलाया था। आपको समझ आया? चलो मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। 480 BCE में ज़र्क्सीज़ के टाइम पर पर्शियंस ने एथेंस को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया था। लेकिन 330 BCE में जब अलेक्जेंडर पावर में आया तो उसके लोगों ने एथेंस का बदला लेने के लिए पर्शिया की कैपिटल को जला दिया। जो भी हो, इस आग ने सिंबॉलिकली खत्म कर दिया एकीमेनिड एम्पायर का। डेरियस द थर्ड अब एक भागा हुआ बादशाह था। वो अपने ही लोगों से डर रहा था। जुलाई 330 BC में डेरियस के अपने गवर्नर बेसस ने उसे धोखा दिया और उसे मार दिया ताकि वो अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर ना करे और खुद राजा बन सके। जब अलेक्जेंडर को डेरियस की लाश मिली तो उसने उसे पूरी रॉयल रिस्पेक्ट दी और उसके किलर को सख्त सजा दी। इसी के साथ पर्शियन एम्पायर का ऑफिशियल अंत हो गया। अब अगर हम टाइमलाइन को देखें तो 334 BC में ग्रानिकस से लेकर 331 BC में गौगामेला तक सिर्फ 3 साल का वक्त लगा था अलेक्जेंडर ने पर्शिया की मेन पावर को खत्म करने में। हाँ, उसके बाद उसे सेंट्रल एशिया में रेबल से लड़ना पड़ा, लेकिन पर्शिया पर कब्जा यानी कंट्रोल उसने इन्हीं 3 सालों में एस्टैब्लिश कर लिया था। सोच के देखो, सिर्फ 3 साल। आजकल हम सिर्फ एक मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने या एक बड़ी प्रमोशन पाने में 3-4 साल लगा देते हैं, और ये 22 साल का नौजवान सिर्फ 3 साल में दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना साम्राज्य गिरा रहा था। हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत एक छोटी सी सक्सेस के लिए, और उसने 3 साल में हिस्ट्री बदल दी। इसकी सक्सेस के पीछे क्या कारण था? सिर्फ ब्रेवरी नहीं थी। अलेक्जेंडर की आर्मी डिसिप्लिन्ड थी। उसने पर्शियन टैक्टिक्स को अडेप्ट किया, उनकी कल्चर को रिस्पेक्ट दिया और लोकल लोगों को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया। उसने सिर्फ जीता नहीं, उसने रूल करना भी सीखा। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी अडेप्टेबिलिटी। वो जहां गया वहां के लोगों के साथ मिक्स हो गया। पर्शिया जीतने के बाद उसने पर्शियन कपड़े पहने, पर्शियन कस्टम्स फॉलो किए और अपने ऑफिसर्स को पर्शियन प्रिंसेसेस से शादी करने को कहा। ये उसकी पॉलिटिकल समझ थी कि जीतने के बाद दिल जीतना जरूरी है। लेकिन ये सफर आसान नहीं थी। 3 साल में उसने हजारों मील की सफर की थी। ग्रीस से टर्की, टर्की से सीरिया, सीरिया से इजिप्ट और वापस इराक और ईरान। बिना मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के, बिना जीपीएस के, सिर्फ मैप्स और इंट्यूशन पर। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अलेक्जेंडर के पास जो रिसोर्सेज थे वो डेरियस के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। डेरियस के पास सोना था, चांदी थी। अलेक्जेंडर के पास थी सिर्फ उसकी विजन और उसकी आर्मी का विश्वास। जब आर्मी को लगता है कि लीडर उनके साथ आगे चल रहा है, ना कि पीछे से कमांड दे रहा है, तो वो पहाड़ तोड़ सकती है। अलेक्जेंडर हमेशा फ्रंट लाइन पर लड़ता था। उसके शरीर पर कई जगह जख्म थे जो उसकी ब्रेवरी का सबूत है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अलेक्जेंडर की पर्शिया कॉन्क्वेस्ट की। 334 BC से 331 BC तक के वो 3 साल इतिहास को बदल दिए। अगर अलेक्जेंडर नहीं होता तो आज की वर्ल्ड मैप कुछ और होती। ग्रीक कल्चर और पर्शियन कल्चर का मिक्स हुआ, उसे हम हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं, और इसी पीरियड ने साइंस, आर्ट और फिलॉसफी को एक नई पहचान दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको अलेक्जेंडर की कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे इंप्रेसिव लगी। क्या वो ग्रानिकस में डायरेक्ट चार्ज था या गौगामेला में उसकी टैक्टिकल पोजीशनिंग? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इतिहास के शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।